डील किया था, ठीक है। तो एक बार वाटर मूवमेंट की डायरेक्शन देख लेते हैं कि कहां से कहां पर थी। वाटर मूवमेंट कहां से कहां पर। अगर मैं ओस्मोटिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में बात करूं तो फ्रॉम लोअर टू हायर, हमने न्यूमेरिकल किया था NaCl वाला और ग्लूकोज के 1 मोलर वाला किया था। तो आंसर क्या था? फ्रॉम लोअर टू हायर आया था। तो ऑस्मोटिक प्रेशर में लोअर टू हायर। दूसरी में बात करूं डीपी डिफ्यूजन प्रेशर फ्रॉम हायर टू लोअर। अगर मैं डीपीडी की बात करूं तो लोअर टू हायर। अगर बेटा वाटर पोटेंशियल की बात करूं तो वाटर पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी तो हायर टू काइनेटिक एनर्जी की टर्म में हायर टू लो। सोलवेंट कंसंट्रेशन के बेस पे यानी कि वाटर के अमाउंट पे फ्रॉम पानी के अमाउंट पे कहां से कहां पर हायर टू लो। जहां पे पानी ज्यादा होगा वहां से लो। ऑस्मोटिक प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है? सोल्यूट कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड है। तो सोल्यूट कंसंट्रेशन के बेस पे मिलेगी चलोगी। तो जहां पे सोल्यूट कम है वहां से कहां पर जाता ज्यादा वैल्यू तक जाता। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की रिस्पेक्ट में वही लोअर टू हायर, ठीक है। तो ये जितने भी है वो सारे आपकी वाटर मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं कि पानी कहां से कहां पर जाए। हमने हर एक चीज को डिटेल से देखा था। ऑस्मोटिक प्रेशर देखा था पिछले एक्सपेरिमेंट से, डीपी और डीपीडी देखा था। सोल्यूट को अगर ऐड करते हैं 6 एटमॉस्फेयर और 8 एटमॉस्फेयर वाला एग्जांपल लेके किया था कि कहां पे आया था। वाटर पोटेंशियल का बताया था कि मेनली दो मेजर फैक्टर रहते हैं, प्रेशर पोटेंशियल और सोल्यूट पोटेंशियल। सोलिड पोटेंशियल की वैल्यू कैसी थी? नेगेटिव और प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव। भाई वाटर के अंदर जो भी एनर्जी होगी मूव करने की उसको क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी हायर टू लोअर। और सॉल्वेंट और सोल्यूट का कांसेप्ट हायर डील कर चुके हैं। तो यहां पर वाटर मूवमेंट, तो यहां पर पैसिव ट्रांसपोर्टेशन का हमने डिफ्यूजन भी देखा था, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी देखा, ओस्मोसिस भी देखा। ओस्मोसिस से रिलेटेड जितनी भी टर्म थी वो सारी की सारी होगी, ठीक। उसके बाद में फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखा था कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट कैसे होगी। तो यहाँ पर एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन टोटली कंप्लीट, ठीक है। उससे रिलेटेड जितनी भी मेन टर्म थी वो सारी की सारी मैंने देखी थी, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है इम्बाइब्रेशन। इम्बाइब्रेशन क्या है कि एडजॉर्प्शन ऑफ वाटर, है ना। एब्जॉर्प्शन बोला एडजॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉलिड सब्सटेंस व्हिच इंक्रीज इट्स वॉल्यूम विदाउट फॉर्मिंग सॉल्यूशन। दैट फिनोमेना दैट प्रोसीड नोन एज द इम्बाइब्रेशन। सिंपल से मैं बोलूंगी तब कोई भी सॉलिड चीज किसी लिक्विड को अपटेक करे, उसका वॉल्यूम साइज बढ़ जाए बट सॉल्यूशन की फॉर्मेशन ना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? इम्बाइब्रेशन बोलते हैं। जनरल से एग्जांपल रेनी सीजन होती है तो लकड़ी के ऊपर पानी गिरता है दरवाजे पे खिड़की पे, तो वो सैलन मोटी हो जाती है तो वॉल्यूम बढ़ता है। तो सॉलिड वाटर को क्या करने लग रहा है? एब्जॉर्ब करने लग रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। बट क्या कोई सॉल्यूशन बना था? बोलो बना था क्या? नहीं बना था। तो वो क्या हो गया आपका? इम्बाइब्रेशन। कि तब कोई भी सॉलिड लिक्विड को अपटेक करे, वॉल्यूम बढ़े बट सॉल्यूशन ना बने, तो दैट फिनोमेना इज नोन एज द इम्बाइब्रेशन, ठीक है। तो इसमें दो चीज होती है, द वन इज द इम्बाइबेंट एंड द सेकंड वन इज द इम्बाइबेट। जो सॉलिड है जिससे कि वुड है वो तो क्या कहलाएगा आपका? इम्बाइबेंट कहलाएगा। और जो लिक्विड है जिसका एडजॉर्प्शन होगा वो क्या कहलाएगा? इम्बाइबेट कहलाएगा। तो सॉलिड
substance which uptake या फिर adsorb liquid. So that solid is known as the imbibed. For example जैसे क्या आ गया, वुड ले लो, आगार आगार ले लो, प्रोटीन ले लो, कार्बोहाइड्रेट ले लो, सेलुलोज ले लो, वो सारे के सारे इसमें आएंगे इम्बाइबेंट. ठीक है, वो लिक्विड जो इम्बाइब्ड हो रहा है ना, जो एब्जॉर्ब हो रहा है, दैट इज नोन एज द इम्बाइबेंट. ठीक है, तो दैट लिक्विड which is imbibed is known as imbibed, है ना. imbibed जो एब्जॉर्ब हो रहा है उस लिक्विड को हमने क्या बोला है, imbibed. फॉर एग्जांपल जैसे कि वाटर, जैसे क्या हो गया. ठीक, अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि मैंने दिया कि वुड प्लस में वाटर, दोनों क्या करेंगे, वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, बट क्या सॉल्यूशन की फॉर्मेशन होगी, सॉल्यूशन फॉर्मेशन क्या बेटा, एब्सेंट है. तो वो फिनोमेना क्या कहलाएगा आपका, इम्बाइबेशन कहलाएगा. ठीक है, इम्बाइबेशन तब होगा तो कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे, कहां कहां पर प्लांट लाइफ में या फिर हमारी लाइफ में इम्बाइबेशन की इन्वॉल्वमेंट होगी, वो चीज हम यहां पर डिस्कस करेंगे. अगर इम्बाइबेशन की बात करें तो जितने भी सॉलिड होंगे, जितने भी इम्बाइबेंट हैं, दे ऑल आर द हाइड्रोकोलोइड इन नेचर. कैसे नेचर के बेटा, हाइड्रोकोलोइड नेचर. और जो इम्बाइबेंट होंगे, जो हाइड्रोकोलोइड है, जो वाटर को अट्रैक्ट करेंगे, जनरली दे हैव द नेगेटिव चार्ज. अगर पूछे कि इम्बाइबेंट के सरफेस पे कौन सा चार्ज होगा, तो आंसर आएगा कि नेगेटिव चार्ज. और तब इम्बाइबेशन होता है तो दो स्टेप के अंदर होता है. ठीक है, सबसे पहला है कि जो वाटर है वो सॉलिड के सरफेस के ऊपर क्या करेगा, इंटैक्ट करेगा. जो पानी है वो सबसे पहले सॉलिड के सरफेस पे क्या करेगा, इंटैक्ट करेगा, थोड़ी सी देर वहां पर रुकेगा. कैसा चार्ज है वहां पर, वो कुछ रिएक्शन शो करेगा. तो सबसे पहले आएगा आपका सरफेस इंटरेक्शन. सबसे पहले क्या है, सरफेस इंटरेक्शन. सरफेस इंटरेक्शन. अभी जो वाटर है जो सरफेस पे इंटरेक्ट हुआ है, अब वो धीरे धीरे कहां पर जाएगा, नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा. तो दूसरा कौन सा होगा, एडजॉर्प्शन. यहां पे मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं, एडजॉर्प्शन, ना कि एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन होता है किसी भी पूरी बॉडी के द्वारा, और एडजॉर्प्शन होता है बाय द सरफेस. अगर कोई चीज सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे एंटर करने लग रही है या फिर उसके द्वारा ली जा रही है, तो इसको आप क्या बोलते हो, एडजॉर्प्शन बोलते हो. तो पहले स्टेप कौन सा होगा, सरफेस इंटरेक्शन, और दूसरा कौन सा होगा, एडजॉर्प्शन. अब हम ये बोलते हैं कि यहां पर नेगेटिव चार्ज है, तो जो पानी जो ऊपर से तेजी से मूव करके आ रहा था, काइनेटिक एनर्जी के साथ में नीचे आ रहा था, वो वाटर मॉलिक्यूल यहां पर रुक गया. ठीक है, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, कम होगी, क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी. अब हम ये बोलते हैं कि जो एनर्जी है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म. एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर जा सकता है. तो जो ये काइनेटिक एनर्जी बेटा जैसे यहां पर आके रुकी या फिर कम हो गई, तो जो एनर्जी थी वो हीट की फॉर्म में रिलीज होने लगी. किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में रिलीज होने लगी. तो इम्बाइबेशन के अंदर तीन मेन फैक्टर आते हैं. द फर्स्ट वन इज द इम्बाइबेशन हीट.
कि जब इम्बाइबेशन होगा तो वहां पर टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब भी लकड़ी पानी को अपटेक करेगी तो वहां पर हीट रिलीज होगी, ह्यूमस क्रिएट होने लगेगी, गर्मी काफी ज्यादा बढ़ने लगेगी। दूसरा फैक्टर क्या होगा, जब इम्बाइबेशन होगा तो वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो दूसरा वॉल्यूम गेट इंक्रीज। तीसरा फैक्टर, तब इम्बाइबेशन होगा तो प्रेशर लगेगा या नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा भाई। तब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तब उसका साइज बड़ा होने लग रहा है, बाहर की तरफ क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। तो दैट इज नोन एज द इम्बाइबेशन प्रेशर वो इम्बाइबेशन। ये तीन मेजर फैक्टर हैं जो इम्बाइबेशन के दौरान होते हैं। पहला मैंने आपको बताया इम्बाइबेशन हीट, कि तब इम्बाइबेशन होगी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कम हो गई, ऊपर आपके सरफेस पे रुक गया वाटर मॉलिक्यूल, तो जो काइनेटिक एनर्जी कम हुई है बेटा वो हीट की फॉर्म में क्या हो जाएगी, रिलीज होगी। तो जो ये जहां पे भी लकड़ी पड़ी रहती है, जिसको आप काट मंडी वगैरह बोलते हो, जहां पे लकड़ी काट के डाली गई है, तो रेनी सीजन में उस एरिया में थोड़ी सी ह्यूमस नॉर्मल एरिया की कंपैरिजन में क्या होती है, बढ़ जाती है, हीट क्या होगी, बढ़ेगी। उसका रीजन कि जो काइनेटिक एनर्जी थी वो हीट में क्या होने लग रही है, ठीक है। पहला इसको आप क्या बोलते हो, इम्बाइबेशन हीट बोलते हो, टेम्परेचर बढ़ेगा। दूसरी चीज है वॉल्यूम गेट इंक्रीज। अभी मैंने बोला कि जैसे वुड का पीस था, लकड़ी थी, जैसे ही पानी एंटर कर रहा है तो इस लकड़ी का साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा जल्दी, तो इसका वॉल्यूम क्या कर गया, बढ़ गया। तो कोई भी अगर सॉलिड चीज जो वाटर को अपटेक करने लग रही है और उसका साइज बढ़ जाए तो दैट इज द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ड्यू टू इम्बाइबेशन, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज। तीसरी चीज है इम्बाइबेशन प्रेशर। तब कोई चीज इंक्रीज करने लगी तो बाहर की तरफ क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इम्बाइबेशन प्रेशर बोलते हैं। और इम्बाइबेशन प्रेशर का रोल कहां पर है, फिर कहां पर यूज होते हैं, वो चीज हमें यहाँ पर देखेंगे। हम बात करते हैं सीड जर्मिनेशन की। सीड की बात करते हैं। सीड में दो चीजें हैं, एक तो क्या है, कोटिलेडन, और दूसरा क्या बेटा, सीड कोट या फिर इंटेगमेंट बोलते हैं। दो चीजें जो कोटिलेडन है वो जनरली किसके बने रहते हैं, प्रोटीन के बने रहते हैं, कंसिस्ट ऑफ द प्रोटीन जो फूड को स्टोर करते हैं। और सीड कोट किसके रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट के या फिर शुगर के बने रहते हैं। अब दोनों वाटर को क्या करेंगे, अपटेक करेंगे, दोनों अपना वॉल्यूम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, दोनों क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। बट जो ज्यादा इम्बाइबेशन प्रेशर लगेगा, जो ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है वो किसकी है, प्रोटीन की, एज कंपेयर टू द कार्बोहाइड्रेट। तो ये सीड है, ये सीड कोट है, अंदर है कोटिलेडन, अंदर तेजी से इसका साइज बढ़ने लग रहा है ज्यादा प्रेशर के साथ में, इसका साइज धीरे धीरे बढ़ने लग रहा है। तो अगर अंदर से प्रेशर ज्यादा लगने लग रहा है तो सीड कोट क्या करेगा, बस्ट कर जाएगा, टूट जाएगा, और जैसे ही टूटेगा तो ये जो एम्ब्रियो था वो इजीली क्या कर जाएगा, जर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। तो जो सीड टूटते हैं जर्मिनेशन के दौरान, उसके लिए कौन सा फैक्टर रिस्पांसिबल होगा, इम्बाइबेशन रिस्पांसिबल, बिकॉज कोटिलेडन हैव प्रोटीन व्हिच हैव मोर पावर या फिर मोर वाटर एब्जॉर्बिंग पावर एज कंपेयर टू द इंटेगुमेंट। सो इंटरनल फोर्स विल बी हायर देन द इंटेगुमेंट। सो finally integument get brush up or get break down and radicals या फिर film will get germinate and come outside, ठीक है। दूसरा इम्बाइबेशन प्रेशर इवन इतना हार्ड होता है कि एसिस्टाइनाइड्स का यूज चट्टानों को तोड़ने के लिए भी करा जाता है। कैसे, जैसे मान लो कोई भी हिली एरिया और उसको तोड़ना है, ठीक है, तो क्या करते थे कि इसके बीच में लकड़ी के बड़े बड़े लोग गट्ठे डाल दिए जाते हैं, पेड़ों को काट कर वहीं पे डाल दिए जाते हैं सूखने के बाद। अब यहाँ पर ये डाल दी गई, लकड़ी डाल दी गई, इस पूरे को बढ़ रहा। अब तब बारिश होगी तो ये एक्सपेंड करेगी, प्रेशर लगाएगी, और वो इवन प्रेशर इतना हाई रहता है कि जो क्रैक्स रहते हैं उनका साइज बढ़ता हुआ चला जाता है, बड़े हो गए, फिर से वुड क्या करेगी, डाई करेगी, फिर से बारिश होगी, फिर से और लकड़ी डाल देंगे, फिर से प्रेशर, तो इवन ये क्रैक बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो चट्टानों को तोड़ने के लिए भी इम्बाइबेशन प्रेशर का यूज करते हैं।
ठीक है। इसके अलावा एक खाता आपका पोलन जर्मिनेशन की तब बात करते हैं, तो बोलते हैं कि स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन जर्मिनेट कर जाता है, उसकी जो एग्जाइन है वो भी थोड़ी सी एक्सपेंड करके टूट जाती है, इसकी वजह से इम्बाइबेशन की वजह से। ठीक है, तो जहां पर भी सॉलिड चीजें वाटर को अपटेक करो टूट जाए, वो किसकी वजह से होने लग रहा है? इम्बाइबेशन। तो इम्बाइबेशन में हमने तीन चीजें देखी, इम्बाइबेशन हीट, तब इम्बाइबेशन होगा तो हीट निकलेगी, दूसरी वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तीसरा क्या लगेगा? प्रेशर अप्लाई होगा। अगर मैं यहाँ पर सीक्वेंस लिखूं कि वाटर एब्जॉर्बिंग पावर सबसे ज्यादा किसमें, उसके बाद किसमें से किसमें, वो चीजें देखते हैं। देखो, जो वाटर एब्जॉर्ब करने की जो सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम पावर है, जो अपने वेट का लगभग 95 to 99% टाइम्स ज्यादा वाटर अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज अगार सबसे ज्यादा वाटर को अप्लाई। उसके बाद में बेटा पैक्टिन, देन प्रोटीन, then starch and then cellulose. ये जो मैक्सिमम है वो किसकी है? अगर then पैक्टिन, then प्रोटीन, फिर स्टार्च और फिर सेलुलोज। तो इसको याद करने का, हाँ जनरली कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेते हैं, आपको 3-4 चीजें देते हैं, जंबल फॉर्म में अरेंज करके देते हैं, which one is the correct according to the imbibition। ठीक है, किसमें ज्यादा हो रही है किसमें कम। आपको जंबल फॉर्म में देंगे, 3 गलत होगी, 1 में सही होगी, तो ये सीक्वेंस आपको याद होनी चाहिए कंपटीशन एग्जाम में पूछना। इसको याद करने का एक बड़ा सिंपल सा कोड है, आप फिर स्कूल चले, कोई भी अंकल जी जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी 40-50 साल के बाद आके फिर से बोले कि मैं पढ़ाई करूं, तो बच्चे आस पड़ोस के बोलने लगे कि आप फिर से स्कूल चले, है ना। ये फिर लॉकडाउन के बाद जब से आए तो आपके जो छोटे छोटे भाई बहन थे बोला आप फिर से स्कूल चल रहे हो, तो वही चीज है ना। आप फिर स्कूल चले, आपका तो नंबर आ गया, अभी जो छोटे भाई बहन है जो प्राइमरी में उनका नंबर नहीं आया, तो वो आपको ये चीज बोलने लगे हो, अंकल जी स्कूल चले क्लियर है। तो ये आ गई इसकी, तो करो फटाफट फिर आगे बढ़ो। इम्बाइबेशन हीट को हमने क्या बोला था? हीट ऑफ वेट। वेट का मतलब गीला होना, और तब वो लकड़ी गीली हो रही है तो क्या कर रही है? हीट रिलीज कर रही है। तो दैट्स व्हाई इम्बाइबेशन हीट नोन एज द हीट ऑफ द। अब इसके बाद में बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर है जो रेट ऑफ इम्बाइबेशन को अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इम्बाइबेशन, रेट ऑफ कि कौन ज्यादा करेगा कौन कम करेगा इम्बाइबेशन रेट। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो रेट ऑफ इम्बाइबेशन विल इंक्रीज और डिक्रीज। रेट ऑफ इम्बाइबेशन get increase. If you increase the temperature, then kinetic energy of water molecule get increase. अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया है, हीट दी है, तो वाटर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो एंटर करने के चांसेस भी क्या होगा? ज्यादा होगा। बोलो हाँ या ना भाई। अगर आप हीट बढ़ा रहे हो, उसकी स्पीड बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, तो इजिली पेनिट्रेट करने के चांसेस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोलती हूँ टेम्परेचर जैसे इंक्रीज होगा तो इम्बाइबेशन भी क्या करेगी? तो जो हॉट वाटर दैट शो मोर इम्बाइबेशन एज कंपेयर टू द कोल्ड वाटर। क्या क्लियर हो? दूसरे में बात कर दूं सरफेस एरिया। दो तरह की सरफेस एरिया है। ये फिर सरफेस है, द वन इज द रफ एंड द सेकंड वन इज द स्मूथ।
किसके ऊपर इम्बाइबेशन ज्यादा होगा? किस पे ज्यादा होगा? रफ के ऊपर, क्योंकि रफ के ऊपर सरफेस एरिया क्या होगा? ज्यादा होगा, स्मूथ पे क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पर इंटरेक्शन ज्यादा, तो अगर इंटरेक्शन ज्यादा तो इम्बाइबेशन में फिर एडजॉर्प्शन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मोर और यहाँ पर लेस। ठीक है, इसका रीजन कि रफ सरफेस है वो more surface area which increase rate of imbibation and फिर adsorption। उसकी रेट को क्या करेगा? इंक्रीज। जो इम्बाइबेंट है उसके नेचर की पर बात आती है। तीसरा है इम्बाइबेंट नेचर। ये जो इम्बाइबेंट है उसका नेचर कैसे है? सॉलिड है, सॉलिड का मतलब डेंस पैकेजिंग है, या फिर लूज है, लेस डेंस। इसमें इम्बाइबेशन का रेट ज्यादा होगा, जो लूज वाला उसमें ज्यादा होगा। जिसमें हम बात करूं अगर अगर पाउडर है, पाउडर की फॉर्म में, तो लगभग 99 टाइम्स अपने वेट के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं? वो वाटर को टेक कर सकते हैं। वुड जो टाइटली पैक उसमें क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो सॉलिड के अंदर क्या होगा बेटा? लेस, और यहां पर लूज वाले में क्या होगा? हायर, फिर लो। अगार अगार की जो वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी दैट इज 99 टाइम्स, अपने वेट से वो लगभग 99 टाइम ज्यादा वाटर को अपटेक कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं किसकी? प्रोटीन की, तो नियर अबाउट 15 टाइम्स वो वाटर को अपटेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इम्बाइबेंट की डेंसिटी है उसके ऊपर भी वो चीज क्या करेगी? डिपेंड करेगी। फोर्थ फैक्टर इलेक्ट्रोलाइट की बात करें। इलेक्ट्रोलाइट, मानो मैं दो कंडीशन लेके चल रहा हूं। एक तो ये एक बोर्ड का पीस है कोई, यहां पे मैंने प्योर वाटर ऐड किया, हम इस बोर्ड के ऊपर प्योर वाटर को ऐड। कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन सेकंड, इस सेम वैसे ही बोर्ड का पीस इधर है। अभी मानो मैंने यहाँ पर वाटर प्लस में NaCl ऐड कर दिया, नमक ऐड कर दिया, और उसका सॉल्यूशन बनाकर घोल बनाकर भी मैंने लकड़ी पे डाल दिया। ये कंडीशन हो गई दूसरी। किसके अंदर रेट ऑफ इम्बाइबेशन ज्यादा होगा? क्यों? एक में प्योर वाटर डाला है, एक में वाटर प्लस में क्या डाला हमने? साल्ट डाला है, और दोनों को हमने उतने अमाउंट में क्या कर दिया? सेम साइज के बोर्ड के ऊपर डाल दिया। इसमें इम्बाइबेशन ज्यादा होगा। फर्स्ट है द मैक्सिमम। क्यों? अगर आप यहाँ पर बात करोगे सोडियम की, तो सोडियम क्या करेगा? इस चार्ज के ऊपर इंटैक्ट करेगा, और वाटर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को क्या कर देगा? कम कर देगा। हमने पढ़ा था पहले, अगर आप सोडियम या फिर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डालते हो तो वाटर की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल है वो बेटा वो सरफेस पे हीट ज्यादा जुड़ जाएंगे, तो जिसकी वजह से वो नीचे जाने का रेट क्या होगा? कम होगा। तो इम्बाइबेशन रेट भी क्या हो गया? कम। बट अगर यहाँ पर प्योर वाटर है तो क्या सरफेस इंटरेक्शन ज्यादा होगा? नहीं, तो वो इजीली क्या कर जाएगा? पेनिट्रेट कर जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइट विल डिक्रीज द रेट ऑफ इम्बाइबेशन। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट बेटा ज्यादा हो गई तो इम्बाइबेशन की स्पीड क्या जाएगी? बोले क्लियर हो गई? These are the four major factors which affect the rate of the imbibition. First one the temperature जो इंक्रीज करेगा, दूसरा सरफेस, रफ सरफेस इंक्रीज करेगा, स्मूथ वाला कम करेगा। तीसरा हमने बात करी किसकी? इम्बाइबेंट नेचर की। सॉलिड में कम इम्बाइबेशन होगा, जो लूज है उसमें क्या होगा? ज्यादा होगा। और लास्ट वन कौन सा आ गया आपका? लास्ट वन कौन सा है? दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। जितने ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट होगी उसकी इम्बाइबेशन रेट क्या होगी? उतनी कम होगी।
क्योंकि सरफेस के ऊपर ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब होता है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इम्बाइबिशन। कि इम्बाइबिशन का यूज कहां पर होता है? सबसे पहला यूज हमने देखा कि इम्बाइबिशन का यूज सीड जर्मिनेशन होने लगा है कि जो इम्बाइबिशन उसकी वजह से जो सीड कोट है वो क्रैक हो रही है, और जो एम्ब्रियो जर्मिनेट करते हैं तो उसके रेडिकल और फिलामेंट कहां पर आते हैं? बाहर की तरफ आते हैं। तो सबसे पहला हेल्प इन सीड जर्मिनेशन, और वी कैन से टू ब्रेक सीड कोट। सीड कोट किस किस का कॉम्बिनेशन है? टेस्टा और टेगमेंट का, जो दो ही टेगमेंट से बना है, वो आप पहले पढ़ चुके। दूसरा, अभी मैंने पढ़ा कि जो इम्बाइबिशन प्रेशर है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि रॉक को तोड़ने के लिए, चट्टानों को तोड़ने के लिए भी यूज किया जाता है। तो यूज टू ब्रेक द लेकिन इसका एक नुकसान भी है इम्बाइबिशन का, कि अगर कभी सड़क बनाते टाइम उस सड़क के अंदर कहीं पे अगर लकड़ी का टुकड़ा रह जाए और बारिश का सीजन हो, तो वहां से सड़क के टूटने के चांस क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि लकड़ी गिरी है। ठीक है, जैसे ही बारिश होगी तो वो चीज क्या करेगी? एक्सपेंड करेगी, इम्बाइबिशन प्रेस लगेगा और उसके साथ के जो कंकर वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, और जैसे वो पैच बना तो धीरे धीरे वो टूटना क्या जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी सड़क बनती है तो जो सुपरवाइजर होता है वो ऑब्जर्व करता रहता है कि कहीं पे कोई वुड का पीस ना हो, अदरवाइज सारा का सारा वो क्रैक होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसके ही नेगेटिव रहता है। तो यूज टू ब्रेक द रॉक और इसके अलावा और क्या होता है? जो इनिशियली जो वाटर एब्जॉर्ब होता है बाय द रूट, वो किसके द्वारा से होता है? इम्बाइबिशन के द्वारा ही होगा। ठीक है, तो इनिशियल वाटर absorption by root is happened या फिर performed by the imbibition। जो रूट में जो शुरुआती पानी आएगा वो किसकी वजह से आएगा? इम्बाइबिशन की वजह से आएगा। फोर्थ, आपने एक टर्म पढ़ी थी हाइग्रोस्कोपिक नेचर, कि जो एरियल रूट है वो एयर में से क्या करती है? वाटर को अपटेक कर लेती है। दैट प्रॉपर्टी नोन एज द हाइग्रोस्कोपिक नेचर। ऑर्किड प्लांट वगैरह में पढ़ा था, तो उसमें भी जो वाटर अपटेक हो रहा है वो किसकी वजह से होने लग रहा है? इम्बाइबिशन की वजह से ही होने लग रहा है। ठीक है, तो एरियल रूट या फिर हाइग्रोस्कोपिक रूट अपटेक water from air by imbibition। किसकी वजह से क्या लगा? imbibition की वजह से। लास्ट पॉइंट, दैट इज हेल्प इन रीसरेशन। रीसरेशन या फिर कुछ इसको रीसरेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, हेल्पफुल in रिजेक्शन, रिसरेक्शन, रिलेशन, कई वर्ड इसको प्रोनाउंस करते हैं। ये हमने पढ़ा था इन केस ऑफ द स्लेजिनेला। ठीक है, स्लेजिनेला बोटाइरिस को आपने संजीवनी बोला था। मैंने बोला था कि नाम इसका संजीवनी है, बट इसका मेडिकल वैल्यू में कोई यूज नहीं होगा। पढ़ाया था ये आपको टेडोफाइटा के अंदर। तो उसमें था कि कई बार दीपावली के आसपास में कुछ स्ट्रीट वेंडर आते हैं जो सूखी हुई लकड़ी से लेके आते हैं, जिससे आप उसको पानी में डाल दो फिर से ब्लूम कर जाती है, फिर से एकदम फ्रेश हो जाती है। तो उसमें कौन सा मैकेनिज्म काम करता है? आपका रीसरेशन करता है। ठीक है, तो वो जो स्लेजिनेला की जो छोटी छोटी ब्रांचेज है, जिसे आप उसको पानी में डालोगे इम्बाइबिशन होगा और वो फिर से कैसे हो जाएगी? फ्रेश हो जाएगी। तो हेल्पफुल इन द रीसरेशन इन स्लेजिनेला and
few lines. तो रिफ्लेक्शन या फिर विसरेशन के कि जो चीज ड्राई हो चुकी है उसके साथ में जैसे ही वाटर आएगा कांटेक्ट में तो वो चीज बिल्कुल कैसे कैसे हो जाएगी, फ्रेश हो जाएगी. दैट फिनोमेनन था फॉर एग्जांपल में कौन सा बताया था आपका, स्लेजिनेला. कौन सा आपका स्लेजिनेला. करेक्ट.